Hello friends, welcome back to our YouTube channel Bodhisattva PCS. Here is the test number 1 based on old NCERT Modern India of class 12 और हम चैप्टर नंबर 1 पे बेस जो है इसमें MCQ सॉल्व करेंगे जो 18वीं सदी के भारत के बारे में है। इसमें इस बुक में टोटल 13 चैप्टर दिए हुए हैं, तो आपको 13 टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करी जाएगी। इस पूरे टेस्ट सीरीज में 13 टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि आप इस बुक को आसानी से कवर कर सको। मैंने अपने स्टडी में बताया था कि आप ओल्ड एनसीईआरटी के साथ साथ लूसेंट भी पढ़ो ताकि आपका जो है एनालिटिकल और फैक्चुअल दोनों तरीके से नॉलेज बूस्ट हो और आप एग्जाम में किसी भी तरीके का एमसीक्यू आराम से सॉल्व कर सको। इसका पीडीएफ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है बोधिसत्व पीसीएस का, वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ़ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। मोस्ट प्रोबेबली या फर्स्ट टाइम है यूट्यूब पे कि कोई भी चैनल के द्वारा जो है ओल्ड एनसीईआरटी पे बेस्ड या एनसीईआरटी के बुक्स पे बेस्ड टेस्ट सीरीज जो है 67वीं बीपीएससी के लिए या बीपीएससी के किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है या इक्वली इंपॉर्टेंट है सीडीपीओ के एग्जाम के लिए भी। तो आप इसे शुरू से लेके लास्ट तक ध्यान से देखना। पहला प्रश्न है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह के बारे में क्या सही है? ठीक है, उसने हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति अधिक सहिष्णुतापूर्व रुख अपनाया था, यह तो सही है। मराठा सरदारों के प्रति उसकी नीति ऊपरी तौर पर मेल मिलाप की थी, यह भी सही है। बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के साथ जो है मेल मिलाप के संबंध स्थापित किए, यह भी सही है। बहादुर शाह के शासनकाल के दौरान प्रशासन की हालत और बिगड़ गई, यह भी सही है। सारे ऑप्शन ए से लेकर डी तक सब सही हैं, तो इसका सही ऑप्शन जो है वह डी होगा, अर्थात ई होगा, एक से अधिक। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ जान लेते हैं। जब 1707 में जो है औरंगजेब का डेमाइस हुआ था तो उसके 3 पुत्र थे। तीनों पुत्र में आप जानते हो कि मुगल साम्राज्य में कोई एस्टेब्लिश लॉ नहीं था कि राजा के डेमाइस के बाद, बादशाह के डेमाइस के बाद कौन व्यक्ति जो है सत्तासीन होगा, तो हमेशा जो है गृह युद्ध छिड़ जाता था। तो जब औरंगजेब मरा ना तो उसके 3 पुत्र थे, तीनों आपस में लड़ने लगे। उसमें से विजयी साबित हुआ बहादुर शाह, ठीक है, जो 65 साल का था लेकिन हाईली एनर्जेटिक था, विद्वान था, आत्मगौरव से परिपूर्ण था। इसने जो है हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति अधिक सहिष्णुतापूर्व रुख अपनाया। मराठा सरदारों के प्रति उसकी नीति ऊपरी तौर पे ही मेल मिलाप की थी। ठीक है, इसमें जो है इंटरनली हार्टली कोई ऐसा रिलेशन नहीं था, इनके बीच हमेशा से टसल रहा। और वह बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के साथ भी मेल मिलाप के संबंध स्थापित किए, लेकिन इसके शासनकाल के दौरान ना प्रशासन की हालत जो है काफ़ी बिगड़ गई। हुआ क्या कि जो भी स्वतंत्र सामंत थे ना, उनको भी आपस में लेने की कोशिश के चक्कर में यह अंधाधुंध जो है जागीर बांटने लगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी सख्ता हालत हो गया, उसका ख़राब हो गया और राज्य की प्रशासन व्यवस्था भी बिगड़ गई इस तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, मेरा मोटिव है केवल एमसीक्यू नहीं सॉल्व करा देना, क्वेश्चन बोलना और आंसर बोलना ये सही नहीं है। आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपका एनालिटिकल और फैक्चुअल दोनों नॉलेज साथ साथ में बूस्ट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहादुर शाह की मृत्यु के बाद कौन मुगल साम्राज्य की गद्दी पे बैठा? देखिए, आप अपना मार्क्स जो है फाइनली कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करना कि आपने कितना सही किया अपने मन से। ठीक है, बहादुर शाह की मृत्यु के बाद कौन मुगल साम्राज्य की गद्दी पे बैठा? बताएं। आपके सही आपके ऑप्शन है जहांदार शाह, जुल्फिकार खां, फर्रुख शेर, मोहम्मद शाह। निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो मैं आपको सही बताना चाहूँगा कि इसका जो सही ऑप्शन होगा जहांदार शाह का होगा। ठीक है, बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जो है जहांदार शाह जो है राज्य गद्दी पे बैठा। जहांदार शाह को राज सत्तासीन करने में जो है जुल्फिकार खान की मुख्य भूमिका थी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। देखिए, जब जुल्फिकार खान ने इसको सत्तासीन करने में सहायता करी ना, तो ऑब्वियस है कि यह कुछ ज़्यादा लायक नहीं होगा। तो जुल्फिकार खान ने जो है अपने पूरे कंट्रोल में लेने के लिए जो है कई तरीके का काम किया। इसने इजारा व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी, बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इजारा व्यवस्था के संबंध में क्या सही है? आपके ऑप्शंस हैं इसमें, इसके अंतर्गत मुगल अपने गुलामों से वसूली करते थे, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ए नंबर को ए वाला ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। यह एक प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत निश्चित दर पर भू राजस्व वसूल करने के बदले सरकार ने इसे इजारेदारी और बिचौलियों के साथ जो है करार जो है प्रारंभ किया, यह सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, इसे जुल्फिकार खां के द्वारा बढ़ावा दिया गया, यह भी सही है।
इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों का उत्पीड़न बढ़ा, यह भी सही है। तो आपके जो सही ऑप्शन होंगे वह एक से अधिक होगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बेरीफ जान लेते हैं। देखिए, इजारा व्यवस्था जो है जुल्फिकार खान के द्वारा काफ़ी इसको बूस्ट किया गया, और जैसे कि ये ऑप्शन बी में बताया गया है कि एक तरीके की भू राजस्व व्यवस्था थी। इसमें होता क्या था कि ये मान लीजिए ये क्राउन हो गया, मतलब राज्य हो गया, और ये हो गया पीजेंट हो गए, तो इनके बीच ना एक मीडिएटर को लाया जाता था, जिसे हम इजारा बोलते थे, इजारेदारी बोलते थे। इजारेदारी एक तरीके के क्या थे, ये बिचौलिए थे। यह क्या करते थे, कुछ फिक्स जो है राजस्व जो है कर जो है रेवेन्यू टैक्स जो है क्राउन के द्वारा किसानों पे अप्लाइड होता था, लेवाई होता था कि आपको 20% कर देना है। तो यह क्राउन जो है इन बिचौलियों से जो है एग्रीमेंट करते थे कि आप कितना भी कर टैक्स वसूलो, आप हमें 20% दे देना, बाकी सब अपने पास रख लेना। तो इस लालच में यह जो बिचौलिए थे यह ज़्यादा कर वसूलने की कोशिश करते थे, जिसके द्वारा जो है किसानों का उत्पीड़न भी बढ़ा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फर्रुखियर को सत्तासीन करने में किनका हाथ था। ऑप्शंस हैं आपके मोहम्मद शाह, सैयद बंधु, मराठों का, जुल्फिकार खां का, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो आपके सही ऑप्शन जो है सैयद बंधुओं के बारे में है। ठीक है, सैयद बंधुओं ने फर्रुखियर को सत्तासीन करा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन सैयद बंधुओं के बारे में ही है, तो इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे, अगला क्वेश्चन में करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से कथन सैयद बंधुओं के बारे में सही हैं। दो भाई थे, अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां। सैयद बंधुओं ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। सैयद बंधुओं ने 1719 में फर्रुखियर की हत्या करा दी, या मुगल साम्राज्य में राजा बनाने वाले के नाम से जाने जाते हैं। चारों ऑप्शन सही है, तो आपका सही ऑप्शन जो है ई होगा, एक से अधिक। इसके बारे में बेरीफ जान लेते हैं। देखिए, सैयद बंधु थे ना, ये इनमें जो है दो भाई थे, या अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये नाम जो है हमेशा पूछा जाता है विभिन्न आयोगों के द्वारा, तो आप इसे ध्यान में रखना। सैयद बंधु में दो भाई थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। इन्होंने जो है जब फर्रुखियर को सत्तासीन करा, तो फर्रुखियर बहुत ही एक नालायक तरीके का जो है ना, और क्रूर, अविश्वसनीय और बेईमान तरीके का यह शासक था फर्रुखियर। तो उससे जो है सत्ता चल नहीं, संभल नहीं सकती थी, इसीलिए इन्होंने पूरा कमांड जो है अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां ने अपने हाथों में ले लिया, और जो भी कुव्यवस्था विद्यमान थी उसको खत्म करके और धार्मिक सहिष्णुता की नीति उन्होंने अपनाई हिंदुओं के प्रति, किसी भी धर्म के प्रति। और आगे चल के जब फर्रुखियर के साथ इनका मतभेद होने लगा, तो 1719 में इन्होंने उसकी हत्या भी करवा दी। इसके बाद इन्होंने जो है मोहम्मद शाह को सत्तासीन करा, तो इन्होंने कई सारे राजाओं को मुगल साम्राज्य पे इस्टेब्लिश करा, इसलिए इनको जो है राजा बनाने वाले के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सही, सारे ऑप्शन सही हैं, आप इसे ध्यान से देखना। मोहम्मद शाह के शासनकाल के समय मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली सामंत कौन था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह निजामुल मुल्क था। निजामुल मुल्क जो है मोहम्मद शाह के शासनकाल के समय जो है मुगल साम्राज्य का सबसे मतलब योग्य जो शक्तिशाली सामंत बोला जाता है ना, वही था। इसने 1724 में अपने पद से त्याग दे दिया और हैदराबाद में स्वतंत्र शासन का नींव रखने के लिए या दक्षिण की तरफ पलायन कर गया। ठीक है, करनाल का युद्ध किसके किसके बीच हुआ। तो इसका जो सही ऑप्शन है, करनाल का युद्ध जो है नादिर शाह और मुगल सेना के बीच जो है 1739 में हुआ था। ठीक है, नादिर शाह जो है मुगल व्यवस्था की जो भी कमजोरियां थी, आंतरिक अशांति थी, उसका फ़ायदा उठाया और एज यू नो कि नॉर्थ वेस्ट से ही जो भी इन्वेडर आते थे आया, और इसने नॉर्थ वेस्ट को 1738 में ही विजित कर लिया। ठीक है, विजित कर लिया और आगे जाके 1739 में जो है जब तक मुगल सेना इस चीज़ को समझ पाती, मुगल प्रशासन समझ पाता, तब तक युद्ध की स्थिति आ गई थी और नादिर शाह और मुगल सेना ने करनाल में जो है 1739 में आपस में भिड़े, जिसमें जो है नादिर शाह विजयी हुआ और उस समय के मुगल शासक मोहम्मद शाह को जो है इसने बंदी बना लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अहमद शाह अब्दाली किसका सेनापति था। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा नादिर शाह का। नादिर शाह के जो भी सेनापति थे ना, उसमें सबसे योग्य सेनापति जो था, सबसे ब्रिलियंट जो था, वह अहमद शाह अब्दाली था।
ठीक है। इसने भी, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसने भी 1748 से लेकर 1767 के बीच जो है कई बार उत्तरी भारत के इलाकों पे आक्रमण किया, दिल्ली और मथुरा के आसपास वाले इलाकों में, और काफ़ी लूट खसोट मचाई थी। ठीक है। और यह 1761 में जो है मराठों से पानीपत की तृतीय युद्ध में जो है विजयी भी घोषित हुआ था। आपको नादिर शाह के बारे में, अहमद शाह अब्दाली नहीं, नादिर शाह के बारे में बताना चाहूँगा कि नादिर शाह जो था, जब दिल्ली में कत्लेआम किया ना, तो इसने काफ़ी सारे रुपये लूटे भी थे। 70 करोड़ अप्रॉक्स 70 करोड़ रुपया जो है राशि जो है उस समय इसने जो है अपने विजित क्षेत्रों से लूटा था। और ऐसा माना जाता है कि जब यह अपने स्वराज्य वापस लौटा तो 3 साल तक जो है अपने प्रजा के ऊपर किसी भी तरीके का कर नहीं लगाया। इसके साथ साथ इसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां का रत्न जड़ित मयूर सिंहासन भी अपने साथ लेके गया था। ये बात ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि शाह आलम द्वितीय के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? तो यह 1759 में गद्दी पर बैठा, 1764 में बंगाल के मीर कासिम के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई लड़ी, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। देखिए, इसका सही ऑप्शन जो है एक से अधिक था। देखते हैं कौन कौन से इसमें सही ऑप्शन है। देखिए, यह 1759 में गद्दी पर बैठा, यह सही है। 1764 में ना, यह बंगाल के मीर कासिम के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई तो इसको जो है आगरा के किले में इसको डिपोर्ट कर दिया गया और वहीं पे एक अप्रत्यक्ष बंदी की तरह पर इसको आजीवन रखा गया, थोड़ा बहुत पेंशन दे के। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। लेकिन यह मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक नहीं था। निजामुल मुल्क आसफ जाह हैदराबाद राज्य की स्थापना कब करी थी? जी, इसका जो सही ऑप्शन है वह 1724 में है। निजामुल मुल्क जो है काफ़ी योग्य शासक था और इसने 1724 में जो है आपके अजीनों की हैदराबाद की राज्य की स्थापना करी थी। औरंगजेब के बाद के समय जो भी नवाब थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो है इसका था। और इसने सैयद बंधुओं को हटाने में भी जो है मोहम्मद शाह का काफ़ी योगदान दिया था। इसे जो है साउथ इंडिया का अर्थात दक्कन का वायसराय का खिताब भी दिया गया था। अब आते हैं बंगाल की तरफ। मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया? अब इसका सही ऑप्शन होगा 1717 में। देखिए, यह 1700 से ही ऑफिशियली जो है बंगाल का शासक मूलतः बंगाल का शासक बना हुआ था, लेकिन ऑफिशियली जो है इसको सूबेदारी जो है 1717 में दी गई। ठीक है। इसने बंगाल में काफ़ी सारे सुधार करने की कोशिश करी, प्रशासन में मितव्ययिता बरती, वित्तीय मामलों को भी स्ट्रॉन्ग किया। ठीक है। और नए भू राजस्व और भू बंदोबस्त की व्यवस्था भी इसने करी। अगला प्रश्न है कि मुर्शिद कुली खां के शासन के बारे में क्या सही है? मुर्शिद कुली खां ने प्रशासन में मितव्ययिता अपनाई, सही है। उसने एक नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया और इजारा व्यवस्था प्रारंभ करी, ये भी सही है। कुछ गरीब खेतिहरों का कष्ट दूर करने और उन्हें समय पर भू राजस्व देने में समर्थ बनाने के लिए इसने तकावी ऋण का भी प्रबंधन किया। प्रीवियसली यह ऋण देता था फसल उगाने से पहले, यह भी सही है। मुर्शिद कुली खां और उसके बाद के नवाबों ने हिंदुओं और मुसलमानों को रोजगार के समान अवसर प्रदान किए। ये चारों ऑप्शन सही है, तो इसमें सही ऑप्शन जो है आंसर होगा आपका ई, एक से अधिक। ठीक है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार मैं आपको दोहरा देता हूँ। देखिए, ध्यान से देखिएगा। मुर्शिद कुली खां जो 1717 में ऑफिशियली जो है बंगाल का सूबेदार नियुक्त हुआ, प्रशासन में मितव्ययिता अपनाई, बंगाल में नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया और इजारा व्यवस्था भी आरंभ की बंगाल में। या कुछ गरीब खेतिहरों का कष्ट दूर करने के लिए तकावी ऋण का प्रबंध किया, अर्थात प्रीवियसली या किसी भी फसल उत्पादन करने से पहले यह प्रीवियसली ऋण देता था। और मुर्शिद कुली खां और उसके बाद के नवाबों ने हिंदुओं और मुसलमानों को रोजगार के समान अवसर प्रदान किए। ये सारे ऑप्शन जो है सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक जो है सआदत खां बुरहानुल मुल्क था। इसने 1722 में जो है अवध का सूबेदार जो है नियुक्त किया गया। यह भी एक अत्यंत निडर, कर्मठ, दृढ़ प्रतीक और तेज आदमी था, काफ़ी तेज आदमी था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से बंगाल के नवाबों की वह कौन सी कमजोरियां थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर विजय आसान कर दिया। ठीक है, देखिए हमने बंगाल के नवाबों के बारे में जो पहला वाला क्वेश्चन था काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जाना। ठीक है, लेकिन अब यह जो क्वेश्चन है यह पूछ रहा है कि वो कौन सी कमजोरियां थी, इतनी बढ़िया स्ट्रांग व्यवस्था थी बंगाल में, लेकिन इनका वीकनेस कहाँ से रहा जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पे विजय आसानी से कर लिया। देखिए इनकी सबसे बड़ी, इसका जो सही ऑप्शन होगा ना वह यह जो है ए और बी होगा, डी वाला दोनों सही है, ए और बी सही है। अब देखते हैं इसमें क्या है। इन्होंने जो शेष दुनिया के बारे में उनका अज्ञान और उनके संपर्क का अभाव था। जब अंग्रेज इनकी शुरुआती दौर पे जब अंग्रेज इनकी बात नहीं मान रहे थे तो इन्होंने बंगाल के नवाबों ने काफ़ी डांट दपट के अंग्रेजों को सिमटा दिया, भगा दिया बंगाल से अप्रॉक्स, और जाके किसी द्वीप पे, सड़ी सी द्वीप पे वो लोग बस गए अंग्रेज, अपने आप को कंसोलिडेट करने के लिए। ठीक है, तो फिर आके बाद में अंग्रेज जो थे ना, बाद में फिर आगे विनती वगैरह करने लगते थे, उनकी यही नीति थी। तो इन्होंने कुछ उनसे टैक्स वगैरह लेके या एक तरीके से इंडेमनिटी राशि लेके उनको फिर से स्वतंत्र कर देते थे और थोड़ा बहुत छूट दे देते थे, ये जान के कि ये अंततोगत्वा तो व्यापारी ही है ना, ये किसी भी तरीके से हमारे राज्य को एनेक्स नहीं करेंगे। लेकिन उनको यदि शेष दुनिया के बारे में पहले से जानकारी होती, लाइक लैटिन अमेरिका, दक्षिण पूर्व अफ्रीका, तो उनको पता चल जाता कि ये कितने दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। इसके साथ साथ बंगाल के नवाबों ने जो है अन्य काम तो बहुत अच्छे से किए, लेकिन शक्तिशाली फौज बनाने पे ध्यान नहीं दिया। तो जब लड़ाई हुई, प्लासी की लड़ाई हुई, बक्सर की लड़ाई हुई, तो उसमें जो है शक्तिशाली फौज न होने के कारण इनको मुंह की खानी पड़ी। और इनके साथ साथ इन्होंने व्यापार के प्रसार पर ध्यान नहीं दिया, ये वाला ऑप्शन जो है गलत है। इन्होंने इंटरनली और एक्सटर्नली व्यापार पे काफ़ी ध्यान दिया था। आगे बढ़ते हैं। 1755 में डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार स्थापित करने वाला शासक कौन था। अब आ जाते हैं हम मैसूर पे। इसका सही जो ऑप्शन है वह है आपका हैदर अली। 1755 में जो है हैदर अली ने डिंडीगुल में जो है आधुनिक शस्त्रागार की जो है स्थापना करी थी। आगे अगला प्रश्न है कि हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वह हैदर अली की मृत्यु जो है 1782 में हुई थी। जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ ना, तो उसी समय हैदर अली की मृत्यु जो है मैसूर में हो गई थी। हैदर अली की मृत्यु 1782 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने करी थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा टीपू सुल्तान। जब हैदर अली की मृत्यु 1782 में हुई ना, तो उसका काफ़ी योग्य पुत्र जो है टीपू सुल्तान था, और इसने जो है जैकोबिन क्लब की स्थापना करी थी। इसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की इसने मदद ली थी यहाँ पे। फ्रांसीसी क्रांति में इसके काफ़ी दिलचस्पी थी, और इसके साथ साथ इसने श्रीरंगपट्टनम में ना स्वतंत्रता वृक्ष भी बनाया था। तो आप इसको ध्यान में रखना टीपू सुल्तान के बारे में। वर्ष 1791 में मराठा घुड़सवारों ने श्रृंगेरी के शारदा मंदिर को लूटा, तो उसमें जो है माँ शारदा की प्रतिमा बनवाने के लिए पैसे कौन से शासक ने दिए थे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका सही ऑप्शन है टीपू सुल्तान होगा। टीपू सुल्तान हालांकि रूढ़िवादी था, अपने धर्म के प्रति काफ़ी लगाव रखता था, लेकिन इसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपना रखी थी, जो इस क्वेश्चन से ही आपको पता चल जाता है। अगला प्रश्न है कि मार्तंड वर्मा कहाँ का शासक था। आपके ऑप्शन है चिरक्कल का, कोचीन का, त्रावणकोर का, मैसूर का। तो सही ऑप्शन जो है वह त्रावणकोर का होगा। तो देखिए 18वीं सदी में ना केरल जो है एक बहुत बड़ी संख्या में केरल में सामंत सरदार रहते थे, और यह काफ़ी बड़े भागों में बांटा हुआ था, जिसमें 4 प्रमुख राज थे। चिरक्कल, कोचिन एक्चुअली ये कोचिंग है, सही है, कोचिंग है, त्रावणकोर और मैसूर। इसमें मार्तंड वर्मा जो है त्रावणकोर का शासक था। अगला प्रश्न है कि 18वीं सदी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक कौन था। इसका सही ऑप्शन है अमेर का सवाई जयसिंह। ठीक है, अमेर का सवाई जयसिंह 18वीं सदी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक था। इसी के बारे में अगला क्वेश्चन है कि माफ कीजिएगा, यहाँ पे छूट गया है, यह जयसिंह होगा। ये जयसिंह ने निम्न में से कौन सी जगहों पर आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित जो है पर्यवेक्षण शालाएं बनवाई थी। तो इसका सही ऑप्शन जो है 1 से अधिक होगा, क्योंकि इसने जयपुर, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली
इन चारों जगहों पे जो है आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित जो है पर्यवेक्षण शालाएं बनवाई थी खगोलीय घटना को ऑब्जर्व करने के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक ने यूक्लिड की रेखा गणित के तत्व तथा त्रिकोणमिति की बहुत सारी कृतियों और लघु गणकों को बनाने और उसके इस्तेमाल संबंधी नेपियर की रचना का संस्कृत में अनुवाद किया? तो ये भी थे जय सिंह जी। इन्होंने ही यूक्लिड की रेखा गणित के तत्व और त्रिकोणमिति की बहुत सारी कृतियों को जो है ना तथा नेपियर की रचना जो है इन सबसे रिलेटेड थी, उसका संस्कृत में जो है अनुवाद कराया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है जय सिंह के बारे में सही नहीं है? ठीक है, इसमें कह रहा है कौन सा कथन जो है जय सिंह के बारे में सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है। वह एक महान खगोल शास्त्री था, पहले के क्वेश्चन से हमने जान लिया। वह एक महान समाज सुधारक था, जी हाँ, इसने अपने सामाजिक व्यवस्था को सुधारने में काफ़ी बड़े बड़े कदम उठाए थे। उसने लड़कियों के संरक्षण के बारे में कोई काम नहीं किया, यह वाला गलत है। उसने जयपुर पर 1699 से 1747 तक शासन किया, यह भी सही है। तो देखिए, यह महान खगोल शास्त्री था, समाज सुधारक था, लेकिन यह लड़कियों के संरक्षण के बारे में भी काम किया था। इसने बाल विवाह और सती प्रथा पर रोक लगाने की काफ़ी कोशिश करी थी। निम्न में से किसे जाट जाति का अफलातून कहा जाता है? तो आपका सही आंसर होगा सूरजमल। इस सूरजमल के बारे में कहा जाता है कि यह जाटों का महान नेता, एक महान राजा था। यह कि हालांकि किसान के वेश में रहता था, लेकिन यह अपनी समझदारी और चतुराई तथा राजस्व और नागरिक मामलों के प्रबंधन के बारे में काफ़ी सुप्रसिद्ध था। ठीक है। सिखों को लड़ाकू समुदाय के रूप में बदलने का काम किसने शुरू किया? तो इसका सही ऑप्शन जो है गुरु हरगोविंद सिंह होगा। देखिए, गुरु गोविंद सिंह और गुरु हरगोविंद सिंह के बारे में आप कंफ्यूज मत होना। गुरु हरगोविंद सिंह जो थे, इनका वो था 1606 से 1645 के बीच। ठीक है, जबकि गुरु गोविंद सिंह का था 1666 से गुरु गोविंद सिंह का 1708 के बीच। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म आपको पता होगा कहाँ पे हुआ था? 1666 में पटना में हुआ था। ठीक है, तो गुरु हरगोविंद सिंह ने सिखों को लड़ाकू समुदाय के रूप में बदलने का काम शुरू किया था। सिख एक राजनीतिक और फौजी ताकत बने, इसका सही आंसर जो है गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में होगा। इन्होंने ही सिखों को एक राजनीतिक और फौजी ताकत बनाया था। अगला प्रश्न है कि किस मराठी शासक को शिवाजी के बाद जो है गोरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा जो है प्रतिपादक कहा गया है? ठीक है, आपके ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बाजीराव और माधवराव। तो और पांचवा ऑप्शन होगा इसमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आप बताएं। इसका सही आंसर जो होगा बाजीराव प्रथम होगा। बाजीराव प्रथम जो है बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था। देखिए, बालाजी विश्वनाथ जब 1720 में मरा ना, तो उसके बाद बाजीराव प्रथम ही उसकी जगह पर, इस समय यह 20 वर्ष का था, ध्यान में रखिएगा। बाजीराव प्रथम ही है, उसके जगह पर सत्तासीन हो गया, और इसी को जो है शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा गया है। अब आ जाते हैं 18वीं सदी की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व्यवस्थाओं के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में। यह क्वेश्चन है पहला कि 18वीं सदी के दौरान भारतीय कृषि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही होगा, सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि भारतीय कृषि तकनीकी रूप से जड़वत थी, यह भी सही है। किसानों को आमतौर पर जमीन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता था, यह भी सही है। किसानों का अपना पारितोषिक पर्याप्त था, ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, देखते हैं। और डी, जमींदार जागीरदार किसानों के प्रति सद्भाव रखते थे, ये भी कंफ्यूजिंग लगता है। देखिए, दो ऑप्शन तो सही है, तो आप यहाँ से मार सकते हो एक से अधिक, लेकिन सी और डी देखते हैं। देखिए, किसानों का अपना पारितोषिक पर्याप्त नहीं था, क्योंकि इनसे काफ़ी सारा कर वसूला जाता था, तो इनके पास कुछ खास बच नहीं पाता था। और जमींदार जागीरदार जो है किसानों के प्रति सद्भाव नहीं रखते थे, ऑब्वियस बात है, किसानों का शोषण करते थे। अगला प्रश्न है कि 8वीं सदी की शिक्षा व्यवस्था के बारे में कौन से तथ्य सही हैं? पहला ऑप्शन है भौतिक, प्राकृतिक, प्रौद्योगिकी और भूगोल के अध्ययन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 18वीं सदी, यह 18वीं सदी है। ठीक है, यह सही है। प्राथमिक शिक्षा काफ़ी व्यापक थी, यह भी सही है। उस समय की औसत साक्षरता जो है ब्रिटिश शासनकाल की अपेक्षा जो है कम नहीं थी,
यह भी ऑप्शन सही है। लड़कियों को शिक्षा व्यापक पैमाने पे दी जाती थी, ये वाला गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा इनमें से एक से, ठीक है, आप ध्यान में रखना। देखिए 18वीं शादी की शिक्षा व्यवस्था के बारे में कहा जाता था कि उस समय जो है ना प्राथमिक शिक्षा इतनी व्यापक थी कि जब अंग्रेज आए तो देख के हैरान थे। यहाँ के लोग गणित में जो है प्राथमिक तौर पे गणित में काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, प्राथमिक शिक्षा व्यापक थी, लेकिन जो है लड़कियों को जो है बिरले ही समाज में शिक्षा दी जाती थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 18वीं सदी के भारत में परिवार की व्यवस्था पितृसत्तात्मक थी। सही है। केरल के नायर समुदाय में परिवार मातृ प्रधान था। यह भी सही है, ये ध्यान में रखना। यहीं से ही क्वेश्चन उठा सकता है कि केरल के किस समुदाय में परिवार जो है मातृ प्रधान था 18वीं सदी में, तो नायर समुदाय, ठीक है। औरतों के साथ आदर पूर्वक जो है व्यवहार किया जाता था। यह भी सही है। बाल विवाह का ज़्यादा प्रचलन नहीं था। यह गलत है। बाल विवाह जो है सती प्रथा ये काफ़ी प्रचलित थी। तो इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। परिवार की व्यवस्था पितृसत्तात्मक थी, केरल के नायर समुदाय में परिवार मातृ प्रधान था और औरतों के साथ आदरपूर्व व्यवहार किया जाता था। अगला प्रश्न है कि अहिल्याबाई ने निम्न में से किस पे शासन किया। आपके ऑप्शन हैं इंदौर पे, उदयपुर पे, महाराष्ट्र पे, कैमूर पे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह इंदौर होगा। अहिल्याबाई ने 1766 से जो है यहाँ पे 1766 से 1796 के बीच जो है इन्होंने इंदौर पे राज किया था। पंजाबी के मशहूर प्रेम महाकाव्य हीर रांझा की रचना जो है किसने करी थी। तो वारिस शाह ने करी थी। पंजाबी के मशहूर एक प्रेम महाकाव्य है यह हीर रांझा, इसकी रचना वारिस शाह ने करी थी। अगला प्रश्न है 18वीं सदी की शिक्षा व्यवस्था के बारे में कौन से तथ्य सही हैं। सॉरी, ये माफ़ कीजिएगा, ये डुप्लीकेसी हो गई, इसकी डबल क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही ऑप्शन जो है वह मोहम्मद शाह होगा। ठीक है। 1773 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक हैं जयपुर के सवाई जय सिंह, जो हमने पहले के क्वेश्चन में ही जान लिया था। तो यह था टेस्ट नंबर 1 जो ओल्ड एनसीईआरटी मॉडर्न इंडिया क्लास 12 पे बेस्ट था। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको कंटेंट समझ में आया होगा। इसका पीडीएफ आप नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो और इसके साथ साथ जो है आप लूसेंट पढ़ लेना, तो आपका जो है 18वीं सदी के भारत के बारे में आपकी जानकारी काफ़ी दुरुस्त हो जाएगी और आप इस पे बेस्ट जो है किसी भी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम फिर मिलते हैं सेकंड टेस्ट के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।